तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी जबरदस्त सभ्यता की जिसने सितारों तक को पढ़ लिया, मिस्र को टक्कर देने वाले शहर बनाए और फिर अचानक जैसे जंगल ने उन्हें निगल लिया हो। यही तो माया सभ्यता की सबसे बड़ी पहेली है ना। मतलब इतनी जबरदस्त सोच, इतनी कमाल की तरक्की और फिर ऐसा विनाशकारी अंत। इस कहानी में आज के दौर के लिए भी कई सबक छिपे हैं। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सोचिए, सदियों तक एक पूरी की पूरी सभ्यता के निशान मध्य अमेरिका के घने, बहुत घने जंगलों में दबे पड़े रहे। एक ऐसी दुनिया जिसे सब भूल चुके थे। फिर साल आया 1839, जब दो खोजकर्ता जॉन लॉयड स्टीवेंस और फ्रेडरिक कैथरवुड उस जंगल में उतरे और उन्होंने जो खोजा, कोपान, पेलेंके, टिकाल, इन खोए हुए शहरों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। तब जाकर पता चला कि अमेरिका में भी मिस्र जितनी ही शानदार और महान एक प्राचीन सभ्यता मौजूद थी। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। असल में असली कहानी तो अब शुरू हो रही है। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी उन राजों से पर्दा उठा रही है जिन्हें जंगल ने 1000 साल से भी ज्यादा वक्त से अपने अंदर छुपा रखा था। एक कमाल की टेक्नोलॉजी है लाइडार। सोचिए, ये हवा से ही लेजर किरणों से जंगल के आर पार देख सकती है, मानो जंगल की घनी चादर को हटाकर नीचे जमीन का नक्शा बना रही हो। और इससे वैज्ञानिकों को जो मिल रहा है वो माया सभ्यता के बारे में हमारी सारी पुरानी सोच को सच में पूरी तरह से बदल रहा है। हाल ही में हुए स्कैन से पता है क्या मिला? करीब करीब 1000 नई बस्तियां, और ये सब एक दूसरे से सड़कों के एक ऐसे जबरदस्त नेटवर्क से जुड़ी थीं कि रिसर्चर्स उसे दुनिया का पहला सुपर हाईवे सिस्टम कह रहे हैं। तो देखिए, इससे ये बात साफ हो जाती है कि माया लोग कोई बिखरे हुए कबीले नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, घनी आबादी वाला समाज था जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और बढ़िया तरीके से प्लान किए गए शहरों में रहता था। ये कोई छोटे मोटे गांव नहीं थे, ये बड़े बड़े आपस में जुड़े हुए शहर थे। तो सवाल उठता है कि आखिर उन्होंने इतनी अविश्वसनीय दुनिया बनाई कैसे? देखिए, उनके पतन की कहानी समझने के लिए हमें पहले उनके उस सुनहरे दौर को समझना होगा जब वे अपने शिखर पर थे। माया सभ्यता का विकास हजारों सालों में हुआ, लेकिन उनका जो सुनहरा दौर था, जिसे क्लासिक पीरियड कहते हैं, लगभग 250 एडी से 900 एडी तक, वो समय था जब उनकी संस्कृति, उनका ज्ञान, सब कुछ अपने चरम पर था। और उनके पूरे समाज की नींव सिर्फ एक चीज पर टिकी थी, मक्का। मक्का उनके लिए सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं था, ये तो उनकी पहचान थी, उनका धर्म था। उनकी पवित्र किताब पोपुल वह में तो यहाँ तक लिखा है कि देवताओं ने इंसानों को मक्के के आटे से ही बनाया था। और उनकी ये प्रतिभा उनकी वास्तुकला, मतलब उनके आर्किटेक्चर में साफ दिखती है। चिचिन इत्सा जैसे शहर, जो आज दुनिया के नए 7 अजूबों में शामिल हैं, वो सिर्फ शहर नहीं थे, बल्कि खगोलीय इंजीनियरिंग के जीते जागते सबूत थे। वहाँ का जो मुख्य पिरामिड है, एल कैस्टिलो, उसमें ठीक 365 सीढ़ियां हैं, यानी साल के हर दिन के लिए एक। और इतना ही नहीं, साल में 2 बार इक्विनॉक्स के दिन रोशनी और परछाई का ऐसा खेल होता है कि लगता है जैसे एक विशालकाय सांप पिरामिड से नीचे उतर रहा हो। कमाल है ना? समय को समझने में तो ये लोग माहिर थे। उनके पास एक नहीं बल्कि 2-2 कैलेंडर थे जो एक साथ चलते थे। एक था 260 दिन का पवित्र कैलेंडर सॉल्किन, जिससे वो धार्मिक काम और भविष्यवाणियां करते थे। और दूसरा था 365 दिन का सौर कैलेंडर हाब, जो खेतीबाड़ी और मौसम के लिए था, बिल्कुल हमारे कैलेंडर जैसा। और उनकी दिमागी ताकत तो देखिए, उनका मैथ्स बेस 20 सिस्टम पर था। उन्होंने दुनिया से अलग खुद जीरो यानी शून्य का कॉन्सेप्ट खोज निकाला था, वो भी बिना किसी टेलीस्कोप के। सूरज और चांद ग्रहण की एकदम सटीक भविष्यवाणी कर सकते थे। और उनके लिखने की कला 800 से ज्यादा चिन्हों वाली एक जटिल चित्रलिपि थी। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। लगभग 900 ईस्वी के आसपास ये जीती जागती फलती फूलती दुनिया बिखरने लगी। तो चलिए अब पतन के इस कहानी को देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो सवाल वही है, आखिर गलत क्या हुआ? एक सभ्यता जो अपनी बुलंदी पर थी, वो अचानक से ढह कैसे गई? दक्षिण के बड़े बड़े शहर खाली हो गए, बड़े बड़े निर्माण के काम ठप पड़ गए और जंगल ने धीरे धीरे उन शहरों को वापस अपने में समाना शुरू कर दिया।
देखिए, रिसर्चर्स का मानना है कि इसके पीछे कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि ये कई आपदाओं की एक चेन थी, एक के बाद एक। तो सबसे ज़रूरी बात ये समझना है कि ये सारी वजहें, सूखा, जंग, बढ़ती आबादी, ये सब आपस में जुड़ी कैसे थीं। जो सबसे मजबूत सबूत मिले हैं वो इशारा करते हैं एक भयानक लंबे सूखे की तरफ, जो करीब 100 साल तक चला। अब सोचिए, एक ऐसा समाज जो पूरी तरह से मक्के की खेती पर निर्भर हो और मक्के को चाहिए पानी, वो समाज भूख के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गया होगा। और इसी अकाल और भुखमरी ने एक और बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। बचे खुचे खाने और पानी के लिए शहरों के बीच भयानक लड़ाइयां शुरू हो गईं। और जब ऐसा होता है तो पूरा का पूरा राजनीतिक ढांचा ही चरमरा जाता है। जिन राजाओं की जिम्मेदारी खुशहाली लाने की थी, उन्हीं का सिस्टम फेल हो गया। तो इस तरह क्लाइमेट, जंग और भूख, इन सब से हार कर लोगों ने अपने शानदार पत्थर के शहरों को छोड़ दिया और उन्हें हमेशा के लिए जंगल के हवाले कर दिया। लेकिन एक बात समझना बहुत बहुत जरूरी है, माया लोग कभी गायब नहीं हुए। उनकी महान शहरी सभ्यता खत्म हुई थी, लोग नहीं। आज भी लाखों की संख्या में उनके वंशज मध्य अमेरिका में रहते हैं और अपनी परंपराओं और भाषाओं को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। माया सभ्यता की ये कहानी आज के दौर के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये हमें याद दिलाती है कि कोई समाज कितना भी एडवांस क्यों ना हो जाए, आखिरकार वो एक स्थिर पर्यावरण पर ही टिका होता है। माया का पतन हमें दिखाता है कि जब क्लाइमेट चेंज, रिसोर्स का बेहिसाब इस्तेमाल और आपसी टकराव, ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं तो कैसा भयानक तूफान आ सकता है। तो शायद माया सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि वो कैसे खत्म हुई, बल्कि ये है कि क्या हम बहुत देर होने